सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। रुपए निकाल लेने के शक में शुरू हुई कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। रेलवे स्टेशन जहां यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, अचानक वही जगह मारपीट के मैदान में बदल गई। तस्वीरें सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि रुपए निकाल लेने के संदेह को लेकर पहले दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों के बीच दहशत फैल गई और लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना के दौरान मौजूद किसी यात्री ने पूरे विवाद का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सवाल ये है कि यात्रियों की सुरक्षा वाले रेलवे स्टेशन पर आखिर विवाद इतना कैसे बढ़ गया। भागलपुर में प्रोटेस्ट के नाम पर जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। हालांकि अब तक 20 लोगों को डिटेन किया गया है। आंदोलन के आड़ में उपद्रव करने वालों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीर देख रहे हैं आप। किस तरह से भीड़ उग्र होकर हंगामा कर रही है, प्रोटेस्ट के नाम पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये तस्वीर भागलपुर की है, जहां हंगामे और तोड़फोड़ के कारण सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन पुलिस भी चुप बैठने वाली नहीं है। छात्र आंदोलन के दौरान हुए पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना में भागलपुर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। अब तक 20 लोगों को डिटेन किया गया। आंदोलन के आड़ में उपद्रव करने वालों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि आंदोलन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली गई, प्रशासन पर हमला किया गया। उन सभी के ऊपर जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी इन्हीं से की जाएगी। डीएम ने कहा कि उपद्रव मचाने वालों की पहचान कर कुर्की जरूर होगा। अररिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल लुटेरा गैंग का बड़ा खुलासा करते हुए इस केस के 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2050 नए स्मार्टफोन बरामद किए गए और इस मामले में अब तक 10 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं। अररिया में करोड़ों के स्मार्टफोन से भरा एक कंटेनर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। रास्ते में शातिर गिरोह ने कंटेनर को निशाना बनाया और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद अररिया पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। लगातार तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अब यूपी के मथुरा से इस गैंग के 2 मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2050 नए स्मार्टफोन बरामद किए हैं। अब तक इस कांड में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन, 5 अलग अलग वाहन और नकदी भी जब्त की गई है। पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। पहले 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब मथुरा से 2 मास्टरमाइंड को 2050 स्मार्टफोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अब तक लगभग 10 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। पटना पुलिस ने ऐसे ही एक शराब तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा से लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। सफेद रंग की कार और उसमें छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बड़ी खेप। पटना पुलिस की सतर्कता से शराब तस्करों की एक और कोशिश नाकाम हो गई। रूपसपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300.750 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से शराब की खेप लेकर एक कार सोगना मोड़ की तरफ जा रही है। सूचना के आधार पर आरपीएस मोड़ के पास वाहन जाँच शुरू की गई। पुलिस को देखते ही चालक कार लेकर भागने लगा, लेकिन पीछा
कर गणेश दत्त मोड़ के आगे मैदान के पास उसे दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। पुलिस ने मौके से चालक आदित्य चौहान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने शराब की खेप हरियाणा से पटना लाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने शराब के साथ कार, मोबाइल फोन और जीपीएस डिवाइस को भी जब्त किया। मामले में मद्य निषेध कानून के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अरेराज में अंचल कार्यालय से लेकर मुख्य चौक और मंदिर चौक तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया। पीले पंजे वाला बुलडोजर, भारी पुलिस बल और प्रशासन की सख्ती। मोतिहारी के अरेराज में अतिक्रमण के खिलाफ बड़े अभियान के तहत सड़क के किनारे बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। अंचल अधिकारी के नेतृत्व में अरेराज मुख्य चौक, अंचल कार्यालय, मंदिर चौक समेत कई इलाकों में सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाए गए। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात रहे ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो पाए। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मकसद सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाकर आम लोगों के आवागमन को सुगम करना है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि दोबारा सरकारी भूमि या सड़क पर अवैध कब्जा किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान आगे भी चलता रहेगा और सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो इस तरह सरकारी जमीन पर कब्जा न जमाएं, क्योंकि अवैध कब्जे से जाम की स्थिति बन सकती है। दानापुर के मनेर में बेकाबू ऑटो सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा और इसी दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दानापुर के मनेर के व्यापुर गांव में शनिवार को एक पल में खुशियां मातम में बदल गईं। 7 लोगों को लेकर जा रहा एक ऑटो अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पानी भरे गड्ढे में जा गिरा। हादसा यही नहीं रुका, गड्ढे में गिरने के बाद ऑटो बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उसमें करंट दौड़ गया। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। करंट लगने से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सूचना मिलते ही मनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव के अभियान चलाए गए। घायलों को तत्काल मनेर पीएससी पहुंचाया गया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ऑटो का अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरना और बिजली के करंट की चपेट में आना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में नदी में नहाने गए 4 किशोर में से 3 की डूबने से मौत हो गई, जबकि चौथा बच्चा किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। खेलते कूदते नदी तक पहुंचे 4 दोस्त, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर 3 मासूम जिंदगियों का आखिरी सफर बन जाएगा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद के बैद्यनाथपुर शिवालय मंदिर के सामने नदी में नहाने के दौरान चारों बच्चे गहरे पानी में चले गए। 13 वर्षीय गुड्डू किसी तरह तैरकर बाहर निकल पाया, लेकिन अमृत कुमार, साहिल और मोहम्मद रेहान नदी की तेज गहराई में समा गए। हादसे की खबर लगते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हुए। घंटों तक तीनों बच्चों की तलाश हुई। करीब 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव नदी से निकाले गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने हालांकि उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे वार्ड संख्या 8 में मातम पसर गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद राहत टीम समय पर नहीं पहुंची और यही वजह है कि बचाव कार्य स्थानीय लोगों के भरोसे ही चलता रहा। एक साथ 3 मासूमों की मौत ने पूरे इलाके में गहरे सदमे में सभी को डाल दिया। रांची में भगवान जगन्नाथ की 10 दिवसीय घूरती रथ यात्रा आज विधि विधान के साथ संपन्न हो गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गर्भगृह में विराजमान हुए। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह के बीच मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जय जगन्नाथ के जय घोष
श्रद्धालुओं का सैलाब और भक्ति का अद्भुत संगम। रांची का ऐतिहासिक घुड़ती रथ मेला पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हो गया। इस मेले में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। समापन पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मेले में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। परंपराओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को गर्भगृह में विराजमान कराया गया। खास बात तो ये है कि लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा। सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए, जिससे मेले का बिना किसी बड़ी बाधा के साथ समापन हुआ। आस्था, परंपरा और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के साथ रांची का ऐतिहासिक घुड़ती रथ मेला इस वर्ष भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। उनकी खुशी का ठिकाना आप इन तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। गुमला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी स्कूलों की हकीकत पर सवाल खड़े करती है। पालकोट के चौकवा पंचायत में एक जर्जर भवन के नीचे 46 मासूमों का भविष्य खतरे में है। शिकायतों और निरीक्षण के बावजूद अब तक हालात नहीं बदले हैं। टूटी दीवारें, कमजोर छत और हर पल हादसे का डर। ये तस्वीर है गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय चौखवा की, जहां से 1 से 5वीं कक्षा तक के 46 बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बारिश के मौसम में खतरा और बढ़ जाता है। छत और दीवारों में आई दरारें कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बावजूद इसके बच्चों की पढ़ाई इसी जर्जर भवन में जारी है। ग्रामीणों, विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रधान अध्यापक ने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक न तो नए भवन का निर्माण शुरू हुआ, न ही मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। अभिभावक का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जल्द से जल्द स्कूल भवन की समस्या का समाधान करने की मांग की है। गुमला की इस स्कूल की तस्वीरें व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि मासूमों की सुरक्षा के लिए प्रशासन कब तक ठोस कदम उठाता है। पटना में सावन की हरियाली और तीज की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इसी बीच इस्कॉन मंदिर में महिलाओं के लिए खास आकर्षण बना है नेशनल सिल्क एक्सपो। देश भर के बुनकरों की खूबसूरत सिल्क साड़ियों से सजा एक्सपो खरीदारों को खूब लुभा रहा है। पटना के इस्कॉन मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय नेशनल सिल्क एक्सपो में देश के अलग अलग राज्यों से आए बुनकर और कारीगर अपनी बेहतरीन सिल्क साड़ियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्सपो में कुल 64 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पारंपरिक से लेकर आधुनिक डिजाइन की सिल्क साड़ियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही हरे रंग की साड़ियों की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। महिलाएं सावन और हरियाली तीज के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंदीदा साड़ियों की खरीदारी कर रही हैं। खास बात यह है कि एक ही छत के नीचे देश भर की अलग अलग सिल्क परंपराओं की साड़ियां उपलब्ध हैं, जिससे खरीदारों को कई राज्यों के हस्तकरघा कला का अनूठा संगम देखने और खरीदने का मौका मिल रहा है। सावन की रौनक, तीज की तैयारी और सिल्क की खूबसूरती, इन तीनों का संगम पटना के इस नेशनल सिल्क एक्सपो में साफ नजर आ रहा है। एक्सपो में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। महिलाएं दूर दूर से साड़ी खरीदने आ रही हैं। श्रावणी मेला 2026 की शुरुआत में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर जाने वाले कांवरियों का जत्था मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ से अभी से रवाना होने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन भी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ साथ श्रद्धालुओं से सीधे फीडबैक लेकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में जुटा है। बोल बम के जयकारों के बीच मुंगेर की कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था की रफ्तार तेज हो गई है। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले ही कांवरियों का कारवां बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा है। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपाणीकर ने अधिकारियों के साथ पूरे कांवरिया पथ पर स्थलीय निरीक्षण किया। टेंट सिटी, पेयजल, शौचालय, धर्मशाला, विश्राम स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने 27 जुलाई तक सभी तैयारियां हर हाल में पूरी
करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कुमरसार, धर्मशाला सहित कई पड़ावों पर रुककर कांवरियों से सीधे बातचीत की और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने इस बार बेहतर सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक नजर आ रही है। प्रशासन का कहना है कि जहां भी कोई कमी मिलेगी उसे तुरंत दूर किया जाएगा। आस्था के सबसे बड़े पर्व को लेकर मुंगेर प्रशासन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। धनबाद पुलिस ने तकनीक और भरोसे की ऐसी मिसाल पेश की है जिसने 505 परिवारों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी। अमानत कार्यक्रम के तहत गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। जिस मोबाइल को लोग हमेशा के लिए खोया हुआ मान चुके थे, वही मोबाइल जब दोबारा उनके हाथों में पहुंचा तो खुशी चेहरे पर साफ दिखाई दी। धनबाद पुलिस के विशेष अमानत कार्यक्रम के तहत शनिवार को 505 लोगों को उनके गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन वापस लौटाए गए। ये कार्यक्रम पुलिस लाइन के नवनिर्मित अत्याधुनिक वातानुकूलित सभागार में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त और एसएसपी ने मिलकर किया। अधिकारियों ने कहा कि आज मोबाइल सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि हर व्यक्ति की डिजिटल पहचान और रोजमर्रा की जरूरतों का अहम हिस्सा बन चुका है। मिशन अमानत शुरू किया है। जो भी मोबाइल चोरी हो जाती है या मोबाइल खो जाते हैं, उस मोबाइल को खोज करके वापस लौटाने का ये काम है। इसमें इसी कड़ी में आज हम लोग 505 मोबाइल उनके असली मालिक को लौटाए हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि फोन को लॉक कर ट्रेस किया जा सके। वहीं एसपी प्रभात कुमार ने खुलासा किया कि मोबाइल बरामदगी के दौरान पुलिस को एक अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह के सुराग भी मिले हैं। कभी संसाधनों की कमी से जूझने वाले जमुई के खिलाड़ियों को अब नई ताकत मिल रही है। बिहार सरकार की खेल छात्रवृत्ति योजना ने इन खिलाड़ियों के सपनों को पंख दे दिए हैं। अब उन्हें प्रतियोगिताओं में जाने के लिए किराए की चिंता नहीं बल्कि मेडल जीतने का जुनून रखना है। ये है जमुई के वो खिलाड़ी जिनके हौसले कभी कमजोर नहीं हुए, लेकिन संसाधनों की कमी जरूर आड़े आती थी। नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंचने के लिए कभी ट्रेन के किराए का इंतजाम करना मुश्किल होता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बिहार सरकार की खेल छात्रवृत्ति योजना ने जिले के खिलाड़ियों को आर्थिक सहारा दिया है। एथलेटिक्स समेत अलग अलग खेलों से जुड़े करीब 10 खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इससे खिलाड़ियों को बेहतरीन तैयारी, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि जमुई के कई खिलाड़ी इस योजना का लाभ लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल भी जीत चुके हैं। अब आर्थिक परेशानियों से दूर ये खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान अभ्यास और प्रदर्शन पर लगा रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार की ये पहल उनके लिए नई उम्मीद लेकर आई है और आने वाले समय में वे देश और राज्य का नाम रोशन करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। देश की सेवा करते करते जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाले सीआरपीएफ जवान अमरीश कुमार को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे वीर सपूत को नम आंखों और गर्व भरे दिल से हजारों लोगों ने अंतिम सलाम किया। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर, गूंजते भारत माता की जय और अमरीश कुमार अमर रहे के नारे और हर आंख में आंसू। मुंगेर के बरियारपुर के लाल सीआरपीएफ के 48वीं बटालियन में तैनात जवान अमरीश कुमार अपने अंतिम सफर पर निकले तो पूरा इलाका श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। मणिपुर के इम्फाल क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान 16 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 22 जुलाई को उन्होंने अंतिम सांस ली। सीआरपीएफ के जवान विशेष व्यवस्था के तहत उनके पार्थिव शरीर को विमान से पटना और फिर सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव लेकर पहुंचे। घर पहुंचते ही परिजनों का दर्द छलक पड़ा। पत्नी और बेटी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उनके शब्दों में अपने वीर सपूत पर गर्व साफ झलक रहा था। गंगा घाट पर सीआरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी और वीर जवान पंचतत्व में विलीन हो गए। देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन समर्पित करने वाले अमरीश कुमार की शहादत को उनका गाँव कभी नहीं भूलेगा। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर द्रास में वीरों को नमन करते हुए शौर्य भोज का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वीरों को श्रद्धांजलि दी। आज देश उन वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को याद कर रहा है जिन्होंने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर अदम्य साहस दिखाकर तिरंगे की आन बान शान कायम रखी।
कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर द्रास में शौर्य और साहस को समर्पित शौर्य भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी, कारगिल युद्ध के वीर जवान, शहीदों के परिजन और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कारगिल विजय दिवस हर साल उन वीर सैनिकों की गाथा और उनके अदम्य साहस की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर करगिल की बेटियों यानी स्ट्रिंगमो सिस्टर्स ने भारतीय सेना के वीर जवानों को अपनी सुरीली आवाज में खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और करगिल की खूबसूरत वादियों के बीच रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो शौर्य, सम्मान और देश प्रेम की भावना से भरा हुआ है। कारगिल की बर्फीली चोटियों से निकली एक आवाज आज पूरे देश को भावुक कर रही है। जहां कभी भारतीय जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन को करारा जवाब दिया था, वहीं अब उस धरती से देशभक्ति के सुर गूंज रहे हैं। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर कारगिल की बेटियों यानी स्ट्रिंगमो सिस्टर्स ने भारतीय सेना के वीर जवानों को अपनी सुरीली आवाज में खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। तेरी मिट्टी गीत के जरिए इन बेटियों ने उन वीर सैनिकों को नमन किया, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल की धरती से आई ये भावुक प्रस्तुति हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना पैदा कर रही है।